आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दीप। आज जितनी भी हमारे इंपोर्टेंट इंडेक्स प्लस जो इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स आई हुई है जो 2022 में, उन पे बात करेंगे। कुछ जो इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे, उसको जो हम स्टैटिक्स से जोड़ते हुए चलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इंडेक्स और रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हर एग्जाम में आती है। और फिर इसके बाद जो हम वन लाइनर जो करंट अफेयर है उस पर भी बात करेंगे। तो देखते हुए चलते हैं, पहला क्या है हमारे, किस पे बात करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, जो हुंडू इंडेक्स, जो इंडिया वेल्थ रिपोर्ट है 2022, वो 2021 AIS की रिपोर्ट बात करेंगे। और यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, इस पे बात करेंगे। और जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022 और फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर विवाद क्या है उस पर बात करेंगे। कथकली कोप्पू क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना और वन लाइनर फैक्ट्स है, उन पे बात करेंगे। तो व्हाट इज द नेक्स्ट, देखते हैं। सबसे पहले हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशंस पॉलिसी सेंटर, ये 2022 में। जो बौद्धिक क्षमता कहते किसे हैं, पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी देश में ना सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी हम माइंड से, मस्तिष्क से क्रिया जो काम करते हैं उसको बौद्धिक संपदा कहते हैं। जैसे सपोज करो कुछ बनाना, मान लो सपोज करो कुछ हमने मेडिसिन बना ली, कुछ गाना बना लिया, उसके लिए कुछ कॉपीराइट होते हैं, उन पे जो काम करना इसके लिए बोलते हैं। तो 2022 जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो चर्चा में क्यों है, ये इस पे बात करेंगे। हाल ही में यूएस चैंबर कॉमर्स ऑफ वैश्विक नवाचार केंद्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा द्वारा 2000 द्वारा जो जारी किया गया। इसमें ये होता है क्या, अमेरिका द्वारा जारी करता है ये फर्स्ट, जो इसमें व्यक्ति या किसी पेटेंट के नाम को पेटेंट कराया जाता है। जैसे सपोज करो अभी जो भाई ये अमेरिका जारी करता है तो हम यूएस से तो पहले नंबर पे रहेगा इसमें से, ये तो बात ही है। और फिर जो जैसे इन्होंने अब ऐसे कि इंडिया में बहुत ज्यादा है कि 5 रुपए में सपोज करो कुछ गाना मिल गया है, या फिर किसी ने सपोज करो कोई बनाया, किसने कुछ यूज कर रहा है, कोई है कॉपीराइट। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हनन है इंडिया में थोड़ा सा इन चीजों को लेके, तो कॉपी को लेके, मूवी को लेके, मेडिसिन को लेके, तो कोई भी अपना, ठीक है। तो इसमें हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ इंडिया में ही, अमेरिका में भी ये, अमेरिका के न्यायालय में भी जो गया था, एक केस गया था, उन्होंने नेम को अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। हालांकि फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो वहां जाने के बाद उस पेटेंट को कैंसिल करा दिया। तो ये बहुत चीजें देखेंगे, जैसे मोबाइल फोन है उसमें बहुत ज्यादा मिलती है, मूवी के लिए कॉपीराइट इसको। तो हाल ही में यूएसए चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा वैश्विक नवाचार नीति द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया है। तो राष्ट्रीय और जो अंतरराष्ट्रीय महत्व इसका समसामयिक घटना है उस पर बात करेंगे। यूपीएससी मेंस के लिए जो क्वेश्चन है इसी से बनते हैं, उसी पे बात करेंगे। यूनिट जो 13 है, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधित विषयों संबंधित जागरूकता, ये सब आते हैं हमारे जीएस पेपर 3 में आते हैं, इसके आते हैं। तो सूचकांक का महत्व क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। अच्छा, इस सूचकांक के अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था में पेटेंट, कॉपीराइट नीति को लेकर बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रमुख जो इंपोर्टेंट बिंदु क्या है इस सूचकांक में, भारत जो 55 देशों में, ये 55 देशों पर सर्वे हुआ, उसमें जो 43 स्थान है, सोचने वाली बात है। जबकि 2021 में भारत जो 40वें स्थान पे था, तो ये और ज्यादा नीचे खिसक गया है क्रम से। अमेरिका फर्स्ट पे है, यूनाइटेड किंगडम सेकंड पे है, जर्मनी जो इस पे शीर्ष पे है ये, जबकि वेनेजुला अंतिम पे, लास्ट पे है, इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी है 2022 में जो आईपी इंडेक्स स्कोर है, इन्होंने इतना स्कोर जो किया। और 2022 आईपी जो इंडेक्स रैंकिंग क्या है, फ्रांस है 92.10% के साथ, जो इसमें जो पांचवें नंबर पे है ये फ्रांस है। स्वीडन है हमारा, ये 92.14% के साथ 4 पे है। और जर्मनी है, इसने इतना स्कोर किया 92.46, इसलिए 3rd पे है। यूके ने 94.14, ये 2 पे है, देखो 94। और यूएस ने 94.48 जो किया, ये 1st पे है। और हमारा इंडिया ने जो स्कोर किया है वो है 38.64, तो ये
ये 43 पे। देखो ये स्कोर वाले क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि स्कोर वाला भी क्वेश्चन जो है आईसीआर का क्वेश्चन हुआ था, उसमें आया था इस तरह का। तो ये एक ट्रेंड है, उसी को फॉलो करना चाहिए। तो अच्छे से समझते हुए चलना, अच्छी चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है। अच्छा, एक तरफ कंट्री है जो 2022 का आईपी इंडेक्स स्कोर है, और जो 2022 जो ये है हमारा आईपी इंडेक्स रैंकिंग है। तो वेनेजुला ये जो 1.4 जो 0.1 जो ये 14.10 ये है हमारा 55 पे नंबर पे। फिर आगे देखो पाकिस्तान को देख लेते हैं, ये 53 पे है। ये हालांकि पाकिस्तान से हमें कंपेरिजन नहीं करना, तो रीजन है, रीजन वाइज है। फिर एवरेज ओवरऑल परसेंट इंडेक्स स्कोर है। नॉर्थ अमेरिका में 85%, यूरोप एंड द सेंट्रल एशिया में 77, एशिया में 50.582, और जो हमारा लैटिन अमेरिका में 43.70, और अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट में 41.55। अच्छा, और अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट ओवरऑल स्कोर रीजनल रैंकिंग क्या क्या है किसकी? इजराइल की हमारी, जो इसमें 74 पे 1 है, इसमें जो रीजनल वाइज है। जो मैक्सिको की 2 है, यूएई की 3 है, जॉर्डन की 4, सऊदी अरब की 5, घाना की 6 है, केनिया की 7 है, जो साउथ अफ्रीका की जो हमारी 8 है, इजिप्ट की 9 है, नाइजीरिया की 10, कुवैत की 11। इस तरह से सबके अलग अलग, जापान की जैसे एशिया में देखो, एशिया में सबसे ऊपर जो रैंकिंग में है वो है हमारा जापान, फिर इसके बाद है सिंगापुर है। तो जो हमारा तो एशिया में आता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि भाई एशिया के रीजन से भी हमें पर्पस से देखते हुए चलना कि एशिया में सबसे पहले ऊपर है हमारा जापान, फिर सिंगापुर है 2 पे है, साउथ कोरिया 3rd पे है, ऑस्ट्रेलिया 4 पे है। बाकी जो चाइना का ध्यान रखना है, चाइना है हमारा 7 पे, 7 पोजीशन पे, इसमें 50.586 जो परसेंट है। इंडिया हमारा 38.64, और जो सबसे लास्ट में जो है ये 13 स्थान पे जो थाईलैंड है। जो यूरोप एंड द सेंट्रल एशिया ओवरऑल स्कोर और रीजनल रैंकिंग, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो यूके फर्स्ट पे, जर्मनी हमारा 2nd पे, स्वीडन जो 3rd पे है, फ्रांस 4 पे है। इस तरह से देखते हैं ये। और रशिया इसमें 14वें नंबर पे है, 14 नंबर पे है, इसमें नीचे है। नेक्स्ट हमारा लैटिन अमेरिका ओवरऑल स्कोर रीजनल, जो मैक्सिको जो फर्स्ट पे है, कोस्टारिका ये हमारे 2nd पे, तो ये इक्वाडोर इसमें लास्ट पे है, 10 नंबर पे। और नॉर्थ अमेरिका में यूएसए फर्स्ट पे है, कनाडा 2nd पे है। देखते चलना है। अच्छा, सूचकांक को जारी करने के आधार क्या क्या इसके बेसिक बेसिस है, किस बेस पे जारी करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले प्रतिभा विकास प्रबंध के जो केंद्र प्राथमिकता को शामिल करना, उद्यमी जो प्रतिभा के लिए खुली सामाजिक आर्थिक नीतियां, नवाचार के लिए मजबूत तंत्र, ये है सारी जो इसमें। अच्छा, यूएस चैम्बर्स ऑफ द टॉपिक इवेंट्स वर्क्स, तो ये सारी चीजें, द यूएस चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। वीडियो नो नवाचार, भारतीय नवाचार सूचकांक 2020, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। अच्छा, जैसे ये वर्ल्ड लेवल पे करता है, ऐसे अपना इंडिया भी करता है, लेकिन ये 2020 में आया था। तो अब ये देखते हैं 2022 में आता है, 2023 में, अभी तक तो आया नहीं है। तो कब जारी हुआ था ये फर्स्ट टाइम जारी हुआ 2021 में। किसने जारी किया था? नीति आयोग ने जारी किया था। पहला संस्करण इसका हुआ था, जारी हुआ था 2019 में, फिर 21 में जारी हुआ। तो अब ये भविष्य बात है, 2-2 साल का अंतर है, तो 2023 में जारी होगा। इस सूचकांक में राज्य केंद्र शासित जो प्रदेशों को नवाचार क्षमता पर आधारित जो 5 कारक, जैसे 5 कारक में मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान, जो कार्यकर्ता, जो सामाजिक, जो व्यवसायिक वातावरण, सुरक्षा में कानूनी वातावरण पर जो जारी करता है। कर्नाटक के जो प्रथम शीर्ष पर, जो इसमें महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। तो देखते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस फोर्थ कौन से हैं। अच्छा, स्टेट वाइज जो है कौन से जो मेजर स्टेट्स है, रैंकिंग है, और द स्कोर कितना स्कोर किया है। कर्नाटक का फर्स्ट पे है 42.5 पे से। फिर सेकंड पोजीशन पे हमारा महाराष्ट्र गोड द 38.02, और जो थर्ड पे हमारा तमिलनाडु ने जो स्कोर किया है इसने, इसका तमिलनाडु का है 37.91, और फिर जो तेलंगाना का है 33.23, केरला का है 30.5, जो हरियाणा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा है 9th पोजीशन पे। इस पे यूपी हमारा, यूपी ने स्कोर किया है 20.285, ये 22.85 जो वीडियो। अच्छा, वैश्विक नवाचार जो इनोवेशन, तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स,
तो इससे समझते हैं कि कौन जारी करता है, वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। जो कुल देश इसमें 132 है, वो तो यहाँ पे एक यूएसए कंट्री जारी कर रहा था, यहाँ पे कौन जारी कर रहा है, यहाँ पे जो एक संस्था है ये गवर्नमेंटल है। इसका जो प्रथम स्थान पे कौन है इसमें, जो यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान जो 46 है और 2020 में इसकी 81 थी, तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें। जो अगर जो ग्लोबली देखें जो बौद्धिक संपदा जो अधिकार, इसमें जो सामान्य अर्थों में ऐसा उत्पाद है मानसिक क्रिया द्वारा जो विकसित किया जाता है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, जैसे मान लीजिए माइंड से हमने बनाने कोई पेटेंट बना, कोई दवाई बना ली, कोई तो डांस अपना वीडियो बना लिया, कुछ और भी बना लिया, जैसे कोई मशीन भी बना ली, तो उसके लिए ये यूज होता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार बौद्धिक जो संपदा आईपी दिमाग की जो रचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे आविष्कार हुआ, कोई आविष्कार कर दिया हमने, जो साहित्य हुआ, लिटरेचर हुआ, कलात्मक कार्य, डिजाइन, ठीक है, वाणिज्य में जो उपयोग होने वाली जो प्रतीक और तकनीक का नाम, चित्र का नाम, इसके लिए यूज करते हैं। आईपी कानून द्वारा जो संरक्षित है, उदाहरण के लिए पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क लोगों को उनके आविष्कार या निर्माण के लिए मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में एक सक्षम बनाता है। आईपी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? आईपी प्रणाली का उद्देश्य जो नवोन्मेषकों के हितों को और जो व्यापक जनहित के बीच में संतुलन बनाकर जो ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जिससे सकारात्मक और नवाचार जो पनप सके। मान लिया कि कोई भी है भाई जो मेहनत करता है उसको फिर उसका पैसा नहीं मिल पाता, जैसे अभी कच्चा बादाम का चल रहा है, तो बनाया उसने लेकिन यूज कौन कर रहा है, दूसरा यूज कर रहे हैं। अब ये सुनने में आती न्यूज आती है कि उसको पैसा नहीं मिल रहा, कि टाइप ऑफ होता है कि तुम्हें जिससे जो हमें 50% दे देंगे, 50% के पास उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाया, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आईपीआर संरक्षण के लाभ क्या क्या है? समाज में नए नए आविष्कार और उत्पादों में प्रोत्साहन मिलेगा कि ठीक है भाई आप कर रहे हो तो दूसरा भी चलो ठीक है भाई मैं भी इस पे फिर काम करता हूँ, तो काम करूंगा तो अपने उसमें पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा। आम लोगों तक जो उत्पाद या आविष्कार पहुंच हो जाएगी इससे लोगों तक। और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होगी कि हम जो सपोज आज हमने ये जो मेडिसिन बनाई, जैसे रशिया ने बनाई थी पहले स्पुतनिक 5, फिर उसने दूसरों को दिया, पेटेंट दिया, तो ये कितना फायदा हो रहा है सभी को, जो बढ़ रही है किसका फायदा हो रहा है। नेक्स्ट है भारत में जो आईपीआर को संरक्षित करने वाली जो संस्था कौन कौन सी है? सीपीआईएम जो सेल फॉर द आईपीआर एंड द मैनेजमेंट है, तो सेल फॉर द आईपीआर प्रमोशन एंड द मैनेजमेंट, आईपीआर जो क्रिएटिव एंड द इनोवेशन इंडिया, सीपीआई, तो ये जो एक प्रोफेशनल बॉडी अंडर द जो changes of the department and promotion to the of industries and the internal trades DPITIT and the ensure the focus of actions issues the related to IPRs, the address and the identifications of objective and policies. IPCMs assists of simplify the streaming the IP process, a part of the undertaking steps of the furtherings IPR is the awareness of कम्युनिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। तो ये समझ सकते हैं इसके बारे में ये केस। अच्छा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में संबंध में विचार कीजिए। इस सूचकांक में जो वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार और संगठन द्वारा प्रत्येक द्वारा जारी कर दिया जाता है, या ये सेकंड हमारा 2021 में भारतीय बौद्धिक संपदा के लिए निर्माण के लिए सनात्मक इंगित करता है। तो में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना एक ना दो। तो इसमें से हमारा ये क्वेश्चन ये जो केवल दो ठीक है, ये जो 2000, क्योंकि हमारे जो इसकी परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट हमारा हुंडू इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 क्या कहती है, चर्चा में क्यों है ये हुंडू रिपोर्ट? हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय निजी शोध संस्थान हुंडू द्वारा जो रिपोर्ट जो इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 को जारी की गई है। 2021 इस रिपोर्ट में जो उन परिवार की संख्या को उल्लेखित किया जिनकी संपत्ति जो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसमें जो ध्यान रखना है इस बात को, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो महत्व जो संसाधनीय घटनाएं जो आर्थिक और जो सामाजिक इकोनॉमी जो हमारी यूपीएससी मेंस में सारी चीजें पूछी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था योजना जो ये पेपर जो जीएस3 में आती है, संसाधनों से जुटने वाली प्रगति और जो रोजगार, उसमें क्यों पढ़ रहे हैं, सही बात तो ये होना चाहिए ना, हमें क्यों पढ़ रहे हैं, तो सारे उसमें पूछे जाते हैं और ये छोटे छोटे एग्जाम में तो आते ही आते हैं। तो क्या है हुंडू क्या है भाई? सबसे पहले वस्तुतः हुंडू लंदन में स्थित एक निजी अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था है। ये जो हमारी एक पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल मतलब निजी है ये, और जो शोध ये इस पर रिसर्च करती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 1998 में
98 में हुई थी। अब आगे चलते हैं। यह शोध संस्थान वैश्विक स्तर पर सबसे धनी व्यक्तियों की जो आय और संपत्ति की जो मूल्यांकन के लिए प्रसिद्ध है। जो जितनी भी है, जितनी ये जो संस्था है, ये जो इंस्टीट्यूट है, जितने भी हमारे जो फेमस वो है, जो जिनकी जो संपत्ति आय ज्यादा है, तो उन पे जो रिसर्च करती है, उन पे जो उनके बारे में जो पता लगाती है। भारत में इस संस्था के एक क्षेत्रीय शाखा 2012 में नई दिल्ली में स्थापित की। इसकी जो एक ब्रांच है भारत में जो नई दिल्ली में स्थापित की हुई है। तो 5 कोर ऑफ द पिलर्स ऑफ जो हुंडो कौन कौन से, जो वेल्थ क्रिएशंस, वैल्यू क्रिएशंस, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द जो फिलियंस फॉर आर्ट, लग्जरी, लाइफ स्टाइल एंड लग्जरी। बिंदु क्या है, प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसमें भी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो करोड़पति परिवारों की संख्या जो वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में 11% वृद्धि हुई है। भारत में क्या हुआ, जैसे कोरोना काल है, कोरोना काल में भी इसमें जो है करोड़पति जो परिवार की जो ग्रोथ है वो 2020 की तुलना में 2021 में वो ग्रोथ इंक्रीज कर गई है। रिपोर्ट में अगले 5 वर्षों में करोड़पति परिवारों की संख्या 30% की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। आगे जो 30% की वृद्धि करोड़पति परिवारों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो कहां हुई है, दिल्ली में हुई है, मुंबई में हुई है और कोलकाता, इन 3 चीजों में 3 जगह हुई है ज्यादा। रिपोर्ट का महत्व क्या है, इस इंपोर्टेंस की वजह जो रिपोर्ट के आकलन के बाद जो स्पष्ट हो पाता है कि कोरोना महामारी के बाद जो धनी व्यक्तियों की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कि जहां पे एक आम आदमी की जो 2 रोटी भी नहीं मिल पा रही है, वो जो ये करोड़पतियों की जो संपत्ति में वृद्धि हुई है, तो इससे पता लगाया जा रहा है। अच्छा, यह भी स्पष्ट होता है कि कोरोना काल में जो उच्च वर्ग पर कोई विशेष जो नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा इस पे, जबकि जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में इसमें जो अधिक प्रभावित हुए हैं, जो मिडिल क्लास है और जो बिल्कुल जो लो हैं, उनको जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गए इससे। जो इसके अलावा यह रिपोर्ट जो भारत में आय की असमानता के रिपोर्ट और जो संसाधनों के असमान वितरण के लिए रेखांकित करती है। मतलब ये रिपोर्ट इस तरह को भी जो इंगित करती है कि भाई हमारा कितना जो पैसे संपत्ति किसी या तो किसी पे बहुत ज्यादा है या किसी पे है ही, तो समानता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई इसके बारे में बताती है। अच्छा, उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत में जो लागू किए हुए जो आर्थिक सुधारों में 3 दशक पूरे, यह रिपोर्ट इन सुधारों को असमान लाभ के साथ जो समावेशी समरूप के लिए प्रश्न चिन्ह लगाती है। अच्छा, अब देखते हैं हाल ही के में जो आर्थिक जो विशेषज्ञ द्वारा ऐसे निकाला गया है कि उच्च वर्ग के लिए निरंतर धनवान होता जा रहा है, किंतु रिपोर्ट में यह भी बिंदु उल्लेखित किया गया है कि संपत्ति में असमान वितरण का उल्लेख किया गया है। हाल ही में कोई भी प्रमाणिक जो अध्ययन प्रकाशित हुए हैं जिनकी संपत्ति असमान वितरण के अनुसार जो किया गया है। वस्तुतः रिपोर्ट में जिन शहरों का उल्लेख किया गया है, यह जो है अवसर संसाधन एवं जो विकास जो युक्त देश की जो महानगर है इसमें देश में। साथ ही में महानगरों अधिकांश उच्च वर्ग सेवा वर्ग संलग्न है, जिनका कारोबार जो कोरोना में महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण कोई जिस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, जितने बड़े हैं वो काम चलता रहा। यदि सेवा क्षेत्र जो कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ है, जिसका उल्लेख आर्थिक शिक्षण में किया गया, वहां भी छोटे जितने भी है कोरोना में जितने भी छोटे हैं, जैसे रेहड़ी वाले हों या कुछ और, उनको बहुत ज्यादा 2 रोटी की लेने में भी जो खाने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वही जो बड़े बड़े हैं जैसे ये टाटा बिरला, ये इनकी जो कमी हुई है। तो जहां डिजिटल सेवाओं के संदर्भ में जो आधारभूत और जो महानगरों की तुलना में कम विकसित और जो अल्प विकसित है। इसके अलावा क्षेत्र में जो गिरावट आय के लिए असमान वितरण में जो प्रकाशित जो होते हैं देशव्यापी जो अध्ययन पर आधारित होते हैं, जबकि हिंदू रिपोर्ट जो देश के चिन्हित शहरों और विशेषकर महानगरों को जो सम्मिलित किया गया है इसमें। अतः इस रिपोर्ट का जो साधारण दृष्टिकोण के आधार पर ग्रहण करते हुए जो महानगरीय मॉडल को जो इस देश में जो शहरों में क्रमित रूप से विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें जो देश के जो आर्थिक विकास के लिए वृद्धि का मार्ग जो प्रस्तुत हुआ, जो कोरोना काल में जो प्रभाव से बढ़ने के लिए उच्च स्तरीय जो मानवीय जीवन को निर्वाह करने का जो आधार निर्मित होगा। हाल ही में इसके साथ जो सरकार के साथ आय में समुचित विकास जो समान वितरण को भी जो सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे भारतीय संविधान और मूल जो उद्देश्य के समावेशी विकास को जो पुष्टि किया जा सके, इस पर भी भारत को करना चाहिए। जैसे भारत ने भी किया, जैसे मान लो जैसे भी कृषक सम्मान निधि जो योजना कि भाई उन्होंने कृषक को करने की कोशिश किया कि भाई जो असमान है, जिनमें थोड़ी हुए है वो खेती है तो उनका नहीं चल पाता परम पोषक, तो जो 2-2 किस्तें जो दी जा रही है, तो वो भी जो 2-2 हजार की
तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा कदम है। नेक्स्ट लेट अस द प्रैक्टिस, समझते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट, चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है, वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट का जो औपचारिक नॉइस जो बेल्जिस एंड द मिसमैचेस के नाम से भी है, जो फ्रंटियर रिपोर्ट का 4था संस्करण है। तो देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो राष्ट्रीय पर्यावरण जो पारिस्थितिक जैव और जलवायु संबंध के मुद्दे पर ये है। मीन्स संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और जो पर्यावरण जो प्रभाव का आकलन। क्या है फ्रंटियर रिपोर्ट, इसको समझते हैं भाई। इस रिपोर्ट का जो मुख्य पर्यावरण से संबंधित है ना जो चीजें, समाधान और उसको प्रस्तुत किया जाता है। जितनी समस्या पर जो पर्यावरण से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन दिया जाता है। इसमें विगत वर्ष में जो पर्यावरण से वैश्विक स्थिति कारण जो आगामी पर्यावरण जो नीति को रेखांकित करती है कि हमारी जो क्या क्या हमें फेस करना है। जो चौथी रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं इसमें, इस रिपोर्ट में उभरती हुई जो पर्यावरण चिंताओं को ध्यान में आकर्षित किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय और जो वैश्विक विध्वंस जो प्रतिशोध की संभावना, इसे जो शीघ्रता से हल नहीं किया गया है। अच्छा, रिपोर्ट के मूल बिंदु 3 बिंदु पर्यावरण समस्याओं के लिए किया गया है, कौन कौन से हैं। ध्वनि प्रदूषण है इसमें, जलवायु परिवर्तन के कारण जो वनाग्नि है, जो वनों में आग लगती है उसमें, और जो जैविक जीवन चक्र में परिवर्तन। अच्छा, ये सोचा है कभी आपने वनों में आग कैसे लगती है भाई, ढलान होते हैं एक तरह से सीढ़ीदार, वहां पे पत्थर गिरते हैं, ढलान हुआ, पत्थर गिरे, वहां पे घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, तो वहीं पे जो संकीर्ण पत्ती वाले होते हैं ना वन होते हैं, वो थोड़े से वहां थोड़ा सा भाई एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज हुआ, अब तो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, घर्षण हुआ। अच्छा, वहीं रेंजिंग जो है, इनसे जो आग पकड़ लेने का जो निकुली होती है, पत्ती सूखी, जो एटमॉस्फेयर जब आप जो गर्मी होगी तो भी सूखनी तो है, ठीक है, तो वहीं पे रेंजिंग, इनसे रेंजिंग नामक जो श्रापित होता है, और जो आग पकड़ने वन से जो ये होते हैं संकीर्ण पत्ती वाले जो वन से रेंजिंग। अब रेंजिंग से निकलने के बाद जो इसके लिए ये आग पकड़ लेते हैं, ये मेन कारण है, पूछा जा सकता है आपसे। रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु परिवर्तन के लिए कि जंगलों के लगने वाली आग जो बारंबारता की गलती होती है, और जो निकट जो भविष्य में इस प्रकृति वृद्धि में अधिक बढ़ने की संभावना है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण पादपों और जीवों के चक्र में जो नकारात्मक परिवर्तन हुआ है। देख सकते हैं फेनोलॉजीज ऑफ द स्टडीज ऑफ द प्लांट ऑफ द एनिमल्स साइकिल्स प्लांट, ये मार्च 1987 का है, ये मई 1987 का है। तो ऐसे है, देखो इस तरह से होते हैं। सोलर है, जो लीव्स, सोलर यहाँ से रेनफॉल ये हुई, यहाँ से फिर सोलर रेडिशंस हुआ, सोलर रेडिशंस के बाद देखो ये सोलर रेडिशंस लीव्स के लिए जो पत्ती गिरी यहाँ पे सोइल वाटर वेपर यहाँ पे बनी, फिर सीड्स ऑफ द होलर एंड द डिस्पल, यहाँ पे जो इसने इसको खाया, फिर यहाँ पे बंदर, फिर यहाँ पे चला हमारा फ्रूट, इस तरह से ये जो तो लीफ जो सेंसेस पत्ती गिरी, ये सीडिंग बनी, फिर जो फ्रूट से जो फ्लोरिंग से जो लीफ सेंसेस, तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस है, ठीक है ना। इस पर्यावरण के प्रति जो अनुकूलन क्षमता को गिरावट आ रही है, और जलवायु परिवर्तन के कारण संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। इससे जो अस्तित्व और जो संकट उत्पन्न हो रहा है, कई प्रजातियां निकट भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर जा सकती है। इससे रिपोर्ट में जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता के कारण होने वाले हानिक जो द्विपक्षीय गहनीय संकट को दूर करने का तत्काल आवश्यकता है प्रकाश डाला गया है इस पे। रिपोर्ट के अनुसार वनों की जो आग है, ध्वनि प्रदूषण, अन्य जो आश्रम पर्यावरणीय खतरों को, व्यापक परिस्थितियों आदि को जो हो सकती है, इससे तत्काल किए जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के जो बात में प्रकाश डाला गया कि 2002 और 2016 के मध्य जो औसतन जो 423 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर यूरोपीय संघ के द्वारा जो आकार के जो लगभग जल गई है, यानी कि 423 हेक्टेयर, देखो सोचने वाली बात है, इतनी भूमि जल गई है। जलवायु परिवर्तन में वनों के लिए अत्यधिक आग की घटना को प्रेरित कर सकता है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और अन्य जो अग्नि को प्रज्वलित करती है। वनों में आग जो उत्पन्न करने के लिए ब्लैक कार्बन और जो अन्य प्रदूषक भी स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। तो ब्लैक कार्बन हुआ, वो जाएगा काय पे, बर्फ पे जाएगा। बर्फ जो ब्लैक क्या होता है, ब्लैक कलर क्या होता है, उसमें का अवशोषक होता है, उसे एक्सेप्ट करेगा तो बर्फ जल्दी पिघलेगी, तो ग्लेशियर के पिघलने को तेजी से कर सकते हैं, जो भूस्खलन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वनों की जो कार्बन सिंक के परिवर्तन कर सकते हैं।
लेटेस्ट प्रैक्टिस। व्हाट इज द नेक्स्ट? राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022 क्या कहती है? राष्ट्रीय चर्चा में क्यों है भाई? हाल ही में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022 की घोषणा की गई है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है। तो ये यूपीएससी मेंस में भी सारी चीजें इस तरह से आती हैं। जो नीति के प्रमुख बातें क्या क्या है इसमें? वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया किसी भी प्राइवेट एक्सचेंज को अक्षय ऊर्जा को खरीद सकते हैं, स्वयं जो अक्षय ऊर्जा को स्थापित करती है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन ये ऐसी विद्युत होती है जिसका यूज करके जो नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से बिजली बनाई, उस बिजली को जो पानी को जो हाइड्रोलाइसिस किया और जो उससे फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाई, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है। और जो ब्लू हाइड्रोजन होती है वो पानी के लिए यूज होती है, पानी से बनती है। अब देखते हैं, समझने वाली बात है भाई। जो हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया अपनी जो अपनी अक्षय ऊर्जा के लिए 30 दिनों तक जो वित्तीय कंपनी डिस्कॉम के पास जो जमा कर सकते हैं और जो आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कॉम के लाइसेंसधारी अपने जो राज्य में हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया निर्माताओं को रियायती कीमतों पर अक्षय ऊर्जा खरीद और जो आपूर्ति कर सकते हैं। हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया उन निर्माताओं को 5 जो हमारी जून 2025 से पूर्व जो परियोजनाओं को परिचालित करेंगे उन्हें जो 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क की छूट देगी। हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया निर्माताओं के निर्यात और जो शिपिंग द्वारा किए गए हरित अमोनिया भंडार के लिए बंदरगाह के पास भी बंकर स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भूमि संबंध पत्र प्रावधानों को लिए लागू उपलब्ध की जाएगी। नीति में पौधों के हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया के उत्पादन के चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार जो हाइड्रोजन और अमोनिया को भविष्य में जीवाश्म ईंधन के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सुगमता सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल पर जो स्थापित किया जाएगा। महत्व क्या इंपॉर्टेंस है इसके? गौरतलब है कि भारत में COP 26 वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसमें जो बात कही है COP 26 में, COP जो 26 हुआ था हमारा ग्लासगो में, वर्ष 2030 तक जो 45% कम जो कार्बन तीव्रता में कटौती का लक्ष्य रखा गया। हरित हाइड्रोजन के लिए ग्रीन हाउस GHG ऊर्जन को जो 15 से जो 25% तक कम करने की क्षमता है। घरेलू हरित हाइड्रोजन भारत को तेल, गैस, कोयले आयात को कम करने की भारत के लिए ऊर्जा में सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा जो भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में भारत सरकार को ये नवीकरणीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन को समझते हैं। हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, न कि इसकी प्राप्ति भूगर्भ से होती है। सामान्यतः हाइड्रोजन तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास, जैविक अपशिष्ट और हाइड्रोजन से प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि यह सभी जो पदार्थ हाइड्रोजन परमाणु के संयोग से बने हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा का एक वाहक न होकर जो ऊर्जा का जो अर्थात सामग्री का प्रयोग करने वाला फ्यूल सेल है जो विद्युत में बदलना आवश्यक होता है। फ्यूल सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो वर्ष 2021 में IIT दिल्ली ने एक तकनीकी विकसित जो कम खर्च पर स्वच्छ हाइड्रोजन और करने में सक्षम है। लेटेस्ट प्रैक्टिस। व्हाट इज द नेक्स्ट? फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर विवाद। क्या है विवाद? चर्चा में क्यों है? हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि जो चीन फॉकलैंड द्वीप समूह पर जो अर्जेंटीना की संपूर्णता को मांग को अपना जो समर्थन प्रदान करता है। अच्छा जी, तो ये इसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम अर्जेंटीना के बीच में द्वीप को लेकर पुनः जो विवाद जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समूह का घटना यूपीएससी मेंस के लिए सारी इंपोर्टेंट है समझते, क्योंकि ये सारी चीजें देखनी है। फॉकलैंड द्वीप विवाद क्या है? तो देखो ये है फॉकलैंड द्वीप यहाँ पे, ठीक है ना। और देखो फॉकलैंड आइसलैंड हो गया, यहाँ पे अटलांटिक ओशियंस हो गया, यहाँ अफ्रीका ओशियंस, यहाँ अटलांटिक ओशियंस। तो देखते हैं। और ये है हमारा, ये हो गया यहाँ पे अर्जेंटीना और यहाँ पे है जो वेनेजुला और ये जो ब्राजील, ये कोलंबिया, इस तरह से। तो ये द्वीप समूह अटलांटिक महासागर अर्जेंटीना के तट पे जो स्थित है और जो इसे मौलवी नास जो द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी स्टेनली है
जो ब्रिटेन ने प्रथम जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पर जो द्वीप अटलांटिक महासागर में एक सैन्य अड्डे के रूप में जो उपयोग किया था। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य जो द्वीप समूह को लेकर विवाद जो विश्व स्तर पर बढ़ना जारी है कि वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा संकलन 2065 में अपनाया गया है। इनमें गैर बाध्यकारी प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को दोनों के विवाद और शांतिपूर्ण समाधान के लिए आग्रह किया गया है। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम 1833 में फॉकलैंड को अवैध रूप से अर्जेंटीना से हासिल किया है, जिसे जो 1982 में दोनों देशों के मध्य मध्यस्थता जो हुआ, इसे फॉकलैंड युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम की जीत के साथ समाप्त हुआ। जो व्हाट इज द नेक्स्ट जो कथली कलुकोप्पू, ये चर्चा में क्यों है? जो हाल ही में केरल के जो कलाकार कथली नृत्य के दौरान जो प्रयुक्त हो जाने वाले उपकरणों को छोटे मानकीकृत रूप में विकसित किया गया है, इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटना ये इतनी इंपॉर्टेंट रखती है, सब देख रहे हो सारी चीजें आई हुई है। जो इन छोटे जो उपकरणों को विकसित करने के लिए उद्देश्य नृत्य की जो सुविधा को बढ़ाना और साथ में जो आधुनिक युग की परंपरा के नृत्य की मान्यताओं को लिए बदलाव करना है। कथकली कोप्पू क्या है? कथकली कोप्पू के दौरान किए जाने वाली जो आभूषणों को जो उपकरणों कथकली कोप्पू के नाम से जाना जाता है। जो कथकली के लिए डांस के यूज करते हैं ना, उन्हें कथकली कोप्पू कहते हैं। उस टाइम पे जो इसके जो मुखौटे पर जो आभूषण मुखेटे आदि जो इत्यादि सम्मिलित होते हैं। कथकली के लिए अंतरराष्ट्रीय कथकली कान के लिए हाथ वाला जो हाथ जो कलाई के लिए और जो कोलपट्टू कंधे के लिए जो और जो परित रंजन इलासो मणि कमर के लिए और जो कोर कालम जो मुला जो कोर लांग गर्दन के लिए होते हैं। करीदम मुखौटा तैयार किया जाता है, यानी कि शरीर की बॉडी के पार्ट के लिए ये तैयार किए जाते हैं सारे। तो कथकली देख रहे हैं इस तरह का होता है। जो केरल का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ये दो शब्दों से मिलकर कथक और जो कली से मिलकर बना, जिसका अर्थ कथा और जो प्रसंग जो कथा कहता है और दूसरा प्रसंग करता है। इस प्रकार जो कथकली का नृत्य जो माध्यम से प्रदर्शन है। जो इस नृत्य को जो भूप अभिनय भी कहा जाता है। इसमें जो नृत्य में करने वाला कुछ गाता और बोलता नहीं है। जो नर्तक अपने जो चेहरे के भाव जो हाथों मुद्राओं का अभिनय करता है। जो प्रमाणिक मत के अनुसार जो नृत्य का विकास 7वीं शताब्दी मानवीय कोचिन के लिए त्रांसो समीप कोटुवक के लिए द्वारा किया गया था। परंपराओं के अनुसार कथकली के लगभग जो 1 से 1 शास्त्रीय कथकली जो कहानियां हैं, कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। जो नल चरित्रम जो महाभारत से कहानियां ली गई हैं, दुर्योधन वध है इसमें है, और कीचन वध जो भीम और जो पंचाली की जो अन्य कहानी इसमें है। जिसमें यह नृत्य जो प्रस्तुत किया जाता है सूर्य उगने से पहले तक चलता है। ये रात में प्रस्तुत किया जाता है और सूर्य उगने से पहले तक चलता है, सुबह तक चलता है। इस नृत्य को जो संगीत में बनाने के लिए 2 संगीतकार होते हैं, जिसे पौर्णामी और जो दूसरे को सिंकेड़ी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पौर्णामी और जो सिंकेड़ी जो संगीतकार होते हैं, 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। नृत्य को गाने के लिए जो मणि परवालम भाषा का उपयोग किया जाता है। मणि परवालम भाषा का यह संस्कृत और जो तमिल का जो सम्मिश्रण है। ये जो भाषा जो है वर्तमान में कथकली जो है वो जो स्वरूप प्राप्त होता है वो मौलिक नहीं है, बल्कि जो विभिन्न परिवर्तन का युक्त है। जो है वो भाई एक्चुअल नहीं है। पहले जो यूज होता था वो से थोड़ा डिफरेंट है। कथकली में नृत्य शैली में परिवर्तन के लिए चित्तलकल और वेद भूषा आदि में परिवर्तन के लिए संप्रदाय यूज होता है। प्रसिद्ध जो नृत्य फेमस डांसर कौन कौन से हैं? कलामंडलम पुरु, कलामंडलम गंगाधरन, कलामंडलम नीलकंठनम, कमलमंडलम शंकरन और कमलमंडलम हैदर अली, कमलमंडलम हरिदास आदि इसके जो हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट? ऊपरी भद्रा परियोजना राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा, इसमें क्या है? चर्चा में क्यों है? हाल ही में सरकार द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना ऊपर भद्रा प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त किया गया। इससे जो इस परियोजना को लेकर केंद्र से 7% जो वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, इसमें सारी चीजें आती हैं। देखो ये अन्य प्रमुख बिंदु कौन कौन से इसमें? राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए कर्नाटक की पहली परियोजना है जो मध्य कर्नाटक के सिंचाई परियोजना के लिए उल्लेखित भूमि का निर्माण करेगी। यह परियोजना चित्रदुर्ग जो चिकमंगलुरु और जो दावणगेरे और तुमकुरु सूखाग्रस्त आदि जिलों के लिए खरीफ मौसम में स्थायी रूप से सिंचाई प्रदान करने के लिए उद्देश्य से की गई है।
जो तुंगभद्रा योजना, तुंगभद्रा यह जो है दक्षिण भारत की पवित्र नदी है। कर्नाटक से होकर के आंध्र प्रदेश में बहती है। नदी का प्राचीन नाम पंपा है। यह नदी 710 किलोमीटर तक लंबी है। दो नदियां तुंग नदी और जो भद्रा नदी से बहती है। तुंगभद्रा दोनों के बीच के जो पश्चिमी घाट के पूरे ढलान से निकलती है। नदी मुख्य रूप से जो वर्षा द्वारा पोषित होती है। यह जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं भद्रा, जो हरिद्रा, देवंती और जो तुंगभद्रा, वर्धा और कुमावती है। पूर्वी कृष्णा नदी को मिलने वाले के लिए यह कोमोबेस और जो उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है। कृष्णा नदी के अंत में बंगाली खाड़ी में गिरती है, देख सकते हैं। हाल ही में चर्चा में लिए जो गंगा ऑपरेशन का संबंध किससे है? यूक्रेन में फंसे हुए वापस लाने के लिए गंगा ऑपरेशन का यूज किया जाता है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। स्मार्ट अनुदान के लिए जो हर खबरों के लिए किस भारतीय संविधान जो बैंक से संबंधित है? HDFC बैंक से। देश के NGO द्वारा प्राप्त जो अनुदान से अनुदान जो संबंधित है। विदेशी अनुदान जो अधिनियम जो FRCA से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र वैली सैंडी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर है? असम में है। स्वावलंबन सशक्त योजना अभियान जो भारत के महिला उद्यमों के लिए परीक्षण और जो उसके द्वारा किया गया है, तो सिडबी के द्वारा किया गया है। ये किस भारतीय बैंक के द्वारा अपनी ईडी योजना को लिए तहत जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौते पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। और जो भारतीय नौसेना जो इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए अंडर वाटर डोमेन अनुसंधान संस्थाओं की भागीदारी किया है, IIT दिल्ली ने किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 125-75 करोड़ के ऊपर आंकड़ा प्राप्त कर लिया। यह है केंद्र सरकार की योजना महिला और जो विकास मंत्रालय द्वारा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने समझाने की कोशिश किया है। महत्वपूर्ण इसमें इंडेक्स शामिल हो गए, कुछ करंट से जोड़ दिया है और जो तुम्हारा स्टैटिक सारी आ जाती है आपकी इनसे रिलेटेड और रिपोर्ट जितनी भी हैं। तो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने साथियों तक पहुंचाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।